चलिए गाइस, आज का जो टॉपिक है क्रैश कोर्स का, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें भी एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है नीट में, जेईई मेंस में। तो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है और इसमें थ्योरी भी है। बहुत इजी चैप्टर है, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मेरे साथ देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आसान होगा, इसलिए जितना सारा न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला चाहिए वो सब फॉर्मूला मैंने एक साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो देखिए एक एक करके मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर टॉपिक को लेके डिस्कस करूंगा। पहला जो फॉर्मूला है आर, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, मतलब कॉन्डक्टेंस का ऑपोजिट क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर सी कॉन्डक्टेंस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई आर इक्वल टू ए बाई रो इंटू एल, क्योंकि ऑपोजिट है रेजिस्टेंस का। फिर इक्वल टू कप्पा इंटू ए बाई एल। कप्पा क्या है, कप्पा को कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाई रो, रेजिस्टिविटी का रिवर्स है कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर देखिए कप्पा इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। ई सेल इक्वल टू, इसको क्या कहेंगे, ये है नास्ट इक्वेशन। एक्चुअली ये किसका है, ये गैसियस स्टेट के लिए। देखिए हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जो है और इलेक्ट्रोड जो है, इसको लेकर अगर कोई भी न्यूमेरिकल पूछा गया तो ये आप लोग ये फॉर्मूला यूज जरूर कीजिए। देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब होगा, पोटेंशियल मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जब कैलकुलेट किया जाता है मेटल के साथ और मेटल आयन, जिसमें वो मेटल आयन डिजोल्व हुआ रहता है, मतलब जो सॉल्यूशन में वो डिजोल्व रहता है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको कहेंगे सेल पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड स्टेट में जब ये कैलकुलेट किया जाएगा तब कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, व्हेन इट विल बी मेंट, दैट मींस व्हेन स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये दोनों जब क्या होगा, मेंटेन किया होगा, तब ये आप लोग कैलकुलेट कर सकोगे। माइनस 0.0591 बाई एन लॉग पी ऑफ H2 बाई H2 स्क्वायर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 स्क्वायर। जब स्क्वायर क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, इसलिए 2 जो है कोफिशिएंट ऊपर में चला गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो वो वैल्यू बिठा आप लोग इजीली कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई सी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। W इक्वल टू EIT या फिर ZIT बाई F। F मतलब 1 फैराडे। 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है, 96500 कूलम। तो E मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट। डेल जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, तो वो क्या है, इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F तो है फैराडे, E नॉट सेल तो आप लोगों को पता ही है। डेल जी नॉट और एक फ्री फॉर्मूला है उसका, माइनस 2.303 nRT लॉग KC। KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो KC है वो। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही तो है, और nRT n नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। फिर देखिए W1 by U1 इक्वल टू W2 by E2। W1 मतलब गिवन मास ऑफ सैंपल या फिर मेटल, और E1 E2 मतलब W1 W2, W जो है वो है गिवन मास, और E1 जो है और E2 बोल सकते हो, ये दो डिफरेंट मेटल का क्या है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, फिर अल्फा इक्वल टू लैम्डा सी बाई लैम्डा सी इनफाइनाइट इनटू 100। लैम्डा सी मतलब लैम्डा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जब सी रहेगा तब जो कंडक्टिविटी, और लैम्डा सी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जब देखेंगे तब ये निकल सकते हैं। फिर देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं, व्हिच इज इक्वल टू के मतलब कप्पा इंटू वी, व्हिच इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। इक्विवेलेंट है इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का ही ये फॉर्मूला है। फिर देखिए यहाँ पे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, नास्ट इक्वेशन के और एक फॉर्म, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग बेस 10 KC फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने जितना सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और नीट में आने वाला क्वेश्चन जो है उससे ही जितना, मतलब जो जो फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है वही मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के रखा हूं। ठीक है, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। फिर देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल जब पूछा जाएगा तब क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF लॉग C1 बाई C2, मतलब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन जब होगा तब लिखेंगे।
W इक्वल टू Z नॉर्मल फॉर्मूला है, फैराडेस फर्स्ट लॉ। फिर देखिए Z क्या है, मास बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे। फिर E नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई n log 10 के इक्विवेलेंट। फिर ये कोल्डर्स लॉ से जो लैम्डा नॉट इक्वल टू मतलब लैम्डा नॉट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है एट ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। सो V प्लस लैम्डा नॉट प्लस प्लस V माइनस लैम्डा नॉट मतलब हर एक आयन जो होता है उसका टोटल जो कंडक्टेंस होगा वही होगा सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस। फिर देखिए कंडक्टेंस C इक्वल टू 1/R पता है आप लोगों को। फिर उसका यूनिट क्या है S मतलब साइमंस और ओहम इनवर्स। फिर देखिए कंडक्टिविटी काप्पा इक्वल टू 1/2, ऐसा यूनिट क्या है साइमंस पर मीटर। सेल कांस्टेंट G स्टार इक्वल टू R इंटू काप्पा, ऐसा यूनिट है मीटर इनवर्स। फिर देखिए यहाँ पे Ka, ठीक है, Ka एसिड कांस्टेंट Ka क्या है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये क्लास 11 का जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उस चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे जितना सारा फॉर्मूला है इसके बारे में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए एक एक टॉपिक को डिस्कस करता हूँ और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, देखते रहिए। चलिए नास्ट इक्वेशन क्या है। नास्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पे M मेटल M प्लस, अगर N इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से नास्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, देखिए नास्ट इक्वेशन का फॉर्म क्या है, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln मेटल जो सॉलिड स्टेट में है बाई मेटल N प्लस, ठीक है। अगर सॉलिड लिक्विड और गैस जब 1 atm प्रेशर मेंटेन किया होगा तब क्या होगा, तब E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT बाई NF ln मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 1 होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल नॉर्मली क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जब कैलकुलेट किया जाता है वो 0 होता है एक्चुअली। और यहाँ पे जो मेटल का जो मोलर कंडक्टेंस है या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगा, अगर 1 atm प्रेशर मेंटेन किया जाए तो ऐसा करके आप लोग लिख सकते हैं ये फॉर्म, ठीक है। अब इसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, देखिए जिसको यूज करके आप लोग न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। न्यूमेरिकल बहुत पूछा गया है, बोर्ड में भी है, जेईई मेंस में भी आया है, नीट में भी आया है। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log concentration of एनोड बाई concentration of कैथोड, ठीक है। अब चलिए तो देखते हैं यहाँ पे E सेल इक्वल टू क्या है, E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log concentration of एनोड बाई कैथोड, और इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन पे, आप लोगों को मिल जाएगा। फिर देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है, सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सपोज एक सेल इक्वेशन आप लोगों को दिया है, ऐसे दिया हुआ है, सपोज मैं लिख रहा हूं ऐसा एक रिएक्शन दिया हुआ है। फिर इससे पूछा गया है मतलब करेक्ट सेल इक्वेशन कैसे होंगे, तो देखिए ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, एनोड सिंगल पार्टिकल लाइन एनोडिक सॉल्यूशन, ऐसा कोई कुछ होता नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्यों ये मतलब याद रखने का तरीका। एनोडिक सॉल्यूशन डबल पार्टिकल लाइन, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, मतलब दोनों सॉल्यूशन में जो आयन एक्सचेंज करके बैलेंस करते हैं उसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। फिर कैथोडिक सॉल्यूशन, फिर सिंगल पार्टिकल लाइन कैथोड। एनोडिक सॉल्यूशन के ब्रैकेट में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, इसका भी ब्रैकेट में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। फिर यहां पे लिख लीजिए एनोड। देखिए एक बात ध्यान रखिए, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। जरूर ध्यान रख लीजिए ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड में होता है रिडक्शन, ठीक है। तो एनोड में ऑक्सीडाइज कौन, जिंक से जिंक 2+ मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर 2+ से कॉपर, 0 to +2 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, 2+2 से 0 रिडक्शन, ठीक है। तो पहले एनोड में कौन सा जाएगा, कौन सा पार्ट जाएगा, जिंक जाएगा, क्योंकि जिंक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक। फिर इसका सॉल्यूशन Zn2+,
फिर इसका ब्रैकेट में क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन, डबल वर्टिकल लाइन, फिर कैथोडिक सॉल्यूशन किसका है, कॉपर 2+, फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन, फिर कैथोड। ठीक है, ऐसे करके आप लोग सेल रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी सेल पूछा गया तो आप लोग ये सिस्टम यूज करके इजीली कर सकते हो। फिर देखिए कैथोडिक सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे एनोडिक कैथोडिक सॉल्यूशन लिख लिया। फिर ई नॉट सेल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे निकल सकते हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब ई राइट माइनस ई लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नास्ट इक्वेशन में ये फॉर्मूला आप लोग कैसे लिखेंगे, नास्ट इक्वेशन होगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, देखिए ये लिख सकते हैं आप लोग, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 2+, तो एन क्या होगा 2, लॉग एनोड क्या होगा जिंक, तो Zn2+ बाई यहाँ पे कॉपर 2+, तो एनोडिक पार्ट बाई कैथोडिक पार्ट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कॉन्डक्टेंस, और इसको रिलेटेड जितना सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख के रखा हूं। देखिए कॉन्डक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब जितना आयोनाइजेशन होगा, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा, इसके साथ क्या होगा, कॉन्डक्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। और कॉन्डक्टिविटी देखिए आयोनिक मोबिलिटी के साथ आयोन का जितना मोबिलिटी होगा, मूवमेंट होगा, उतना क्या होगा, कॉन्डक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। और आयोनिक साइज ज्यादा होने से मूवमेंट कम होता है, आयोनिक साइज छोटा होने से मूव ज्यादा हो सकता है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टिविटी विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट के साथ इनवर्सली, विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो ट्रैफिक जाम ज्यादा होगा, ट्रैफिक जैम ज्यादा होगा तो मूवमेंट कम होगा। फिर देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस kappa is directly proportional to the concentration because number of ion per unit volume क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए इंक्रीज होता है। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस is increases with concentration because number of ion per unit volume also increases। नंबर ऑफ आयन जिधर में ज्यादा होता है उसमें ही क्या होता है, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। फिर देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलिए, कंडक्टिविटी सेम ही तो है। फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर और मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिक्रीज होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिक्रीज होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो कंडक्टिविटी होता है, मोलर 1 मोल कोई कॉन्सेंट्रेशन जो होगा जिस सॉल्यूशन का, उसका जो कंडक्टिविटी होगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने से उसका क्या होगा, ट्रैफिक जाम ज्यादा होगा तो आयन का मोबिलिटी कम हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक डिवाइड हकेल ऑन सच इक्वेशन, ये क्या है, लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए प्लस बी इंटू लैम्डा एम नॉट इंटू बाहर में क्या है रूट सी। तो लैम्डा एम सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी 1, कॉन्सेंट्रेशन सी। लैम्डा एम नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंडक्टिविटी अप्रोचेस 0। ए और बी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कोई भी फैक्टर के ऊपर। लैम्डा एम नॉट तो पता ही है, तो सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा हूं मैं, ये जो ग्राफ है लैम्डा इक्विवेलेंट सी के साथ जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का। तो यहाँ पे देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बताया गया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखिए स्टीपली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे करके बैंड होकर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे करके कम हो रहा है। तो बात क्या है एक्चुअली, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का परफेक्टली हम लोग कैसे करके निकल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलरस लॉ अप्लाई करके हम लोग निकल सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कोलरस लॉ डिस्कस करते हैं, उसके बारे में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत सारा पूछा गया, नीट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। कोलरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो देखिए एक्चुअली कोलरस लॉ है क्या, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग, मतलब सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग आयंस, दैट मींस कैटायंस एंड एनायंस। तो कोई भी एक इक्वेशन ax by है, तो इसको
कैसे डिस्क्रिप्ट करके देखिए एक्स ए प्लस वाई बी माइनस एक्स। तो इसके लिए लैम्डा एम, देखिए लैम्डा एम नॉट क्या है, यह है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होने से क्या होगा, देखिए x इंटू लैम्डा नॉट ए प्लस वाई इंटू लैम्डा नॉट बी माइनस एक्स। ठीक है, ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके बहुत सारे न्यूमेरिकल है, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। 3 सॉल्ट दिया हुआ रहेगा या फिर एसिड भी दिया हुआ रहेगा, उसको यूज करके कोई भी पर्टिकुलर सॉल्ट या फिर एसिड का मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछा जा सकता है। इजी है, आयन सिर्फ एक्सचेंज करके एक दूसरे के साथ, मतलब एक्सचेंज करने के बाद जो आयन वो लोग पूछते हैं वो आयन मिल जाने से इजीली आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जरूर चेक कीजिए। तो ये है कोल्डर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मैग्नेटिज्म ऑफ आयंस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक है, वो क्या है, फैराडेस लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में क्या बताएगा, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज डेपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity passed throughout the solution। ठीक है, तो क्वांटिटी करंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इक्वल टू ZQ, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। ठीक है, Q क्या है, चार्ज है, Q इक्वल टू I इंटू T, करंट इंटू। सेकेंड लॉ क्या बताया, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है, इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन मतलब इफ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मीन डिफरेंट मेटल के लिए अगर सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा, तब किसका मतलब सीरीज में कनेक्शन होना जरूरी है, तब किसका डिपोजिट ज्यादा होगा, जिसके इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है, जिस मेटल का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है वो ज्यादा डिपोजिट होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म W1 by U1 इक्वल टू W2 by U2, जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, फैराडेस लॉ फर्स्ट लॉ और ये है सेकंड लॉ। चलिए लास्ट जो बैटरी पार्ट है, बैटरी पार्ट में क्या है देखिए, ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल, हर एक जो इंपॉर्टेंट सेल है आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। आप लोगों के लिए जरूर आप लोग ये लिख लीजिए पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ड्राई सेल में क्या होता है, कैथोड और एनोड क्या है, ग्राफाइट और जिंक प्लेट। फिर देखिए ड्राई सेल एक्चुअली है क्या, मतलब सिंगल जो बैटरी, एक्चुअली बैटरी को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल मतलब एक बार यूज करके जो हम लोग फेंक देते हैं, रीयूज जिसको नहीं किया जा सकता है। और निकल या फिर निकल कैडमियम सेल और लेड स्टोरेज सेल जो है, ये क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, रिचार्ज का मतलब उसका फंडा क्या है समझने के बहुत इजी है, देखिए समझ लीजिए। रिचार्ज कैसे हो सकता है, मोबाइल या फिर कोई भी रिचार्जेबल बैटरी कैसे रिचार्ज हो सकता है, देखिए इसके लिए क्या होता है, एक बार अगर करंट पास किया जाए तो एक ही डायरेक्शन में होगा शायद देखिए कैथोड से एनोड तक, फिर से अगर करंट चला गया फिर से नेक्स्ट टाइम या फिर आप लोग प्लग इन कर रहे हो तो करंट क्या होगा, कैथोड तो एनोड तक होगा। एक बार कैथोड से एनोड तक हुआ तो और एक बार क्या होगा, नेक्स्ट और एक डायरेक्शन में होगा, एनोड से कैथोड की डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको ऑल्टरनेट करंट भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट करंट पास किया गया तो क्या होगा, ज्यादा मतलब डायरेक्शन चेंज होगा तो आप लोग रिचार्ज भी इसमें कर सकते हो। तो रिचार्ज करके फिर से ये बैटरी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए, ये जो है प्राइमरी सेल, ड्राई सेल जो है प्राइमरी सेल, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन एमोनियम क्लोराइड का एक पेस्ट, मैंगनीज ऑक्साइड एक पेस्ट रहता है एमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के साथ। फिर देखिए सेल रिएक्शन जो है, यहाँ पे मैंने सेल रिएक्शन आपके लिए दे दिया, ओवरऑल रिएक्शन जो है वही मैंने यहाँ पे लिख लिया, एनोड और कैथोड रिएक्शन नहीं लिखा, ये आप लोग देख सकते हो बुक में है। फिर देखिए मरकरी सेल जो है, मरकरियस 2 ऑक्साइड जिंक के साथ, फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। फिर देखिए सेल रिएक्शन जो है जिंक एमोनियम के साथ, ये रिएक्शन मैंने लिख लिया। फिर देखिए सेकंड मरकरी सेल, जो सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, PbO2 PbO।
फिर देखिए यहाँ पे पेस्ट रहता है, फिर देखिए यहाँ पे 38% H2SO4 सोल्यूशन, और ये है ओवरऑल रिएक्शन। निकल कैडमियम सेल का निकल डाइऑक्साइड कैडमियम के साथ, फिर यहाँ पे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, और ये है ओवरऑल रिएक्शन। फिर देखिए फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एनोड, कैथोड में क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन। फिर देखिए पोरस कार्बन और प्लैटिनम, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि कैथोड पहले, तो ऑक्सीजन कैथोड में, हाइड्रोजन एनोड में। फिर देखिए पोरस कार्बन और प्लैटिनम क्या रहेगा उसमें, प्लैटिनम कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। फिर देखिए यहाँ पे सेल रिएक्शन जो है, ये सेल रिएक्शन है, इसमें सेल रिएक्शन में आप लोग H2 और O2 यूज करके वाटर प्रोड्यूस करने में बहुत क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन होता है इसमें। और यहाँ पे देखिए जो फ्यूल सेल है ये पोल्यूशन फ्री है, और इसमें हाई एनर्जी, हाई एफिशिएंसी भी है, हाई एनर्जी प्रोड्यूस भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है। फिर कोरोशन, कोरोशन तो आप लोगों को पता ही है, मतलब रास्टिंग जो है इसका एग्जांपल। कोरोशन मतलब ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, ठीक है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन के साथ आयरन मटेरियल जब नॉर्मली लग देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, आयरन ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या है, कोरोशन। तो आयरन जो देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, आयरन मतलब यहाँ सॉलिड स्टेट में है, H+ O2 के साथ रिएक्शन क्रिएट करके ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये है ओवरऑल चैप्टर का ये रिएक्शंस, और ये है बैटरी पार्ट, जरूर आप लोग इसमें ध्यान दीजिए। चलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्या बता दिया, जो बैटरी के बारे में डिटेल्स बता दिया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअली देखिए दो टाइप का सेल रहता है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डिटेल्स चैप्टर का जितना सारा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को मैंने बता दिया यहाँ पे। फिर और एक बात, जो फैराडेस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल जितना सारा है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप लोग जरूर चेक कीजिए, 20 ईयर्स 30 ईयर्स नीट जेईई मेंस का क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए, उससे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट के टाइप, मतलब टाइप रिपीट हो सकता है, और डायरेक्ट तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है मगर टाइप रिपीट हो सकता है, जरूर आप लोग उससे चेक कीजिए, और इससे भी आप लोग बहुत फायदा मिलेगा, और इसके ऊपर मैंने डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।